मूवी शुरू होती है और हम 1974 के ग्लेनविल सैनिटोरियम को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के एक दूर दराज एरिया में बना एक मेंटल असाइलम होता है। ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि यहाँ दुनिया के सबसे डेंजरस और पागल क्रिमिनल्स रखा जाता था। एक डॉक्टर एक मीडिया रिपोर्टर को सैनिटोरियम का टूर दे रहा होता है। वो उसे कुछ खतरनाक पेशेंट्स दिखाता है जो केजेस जैसे जेल सेल्स में बंद होते हैं। ये लोग नॉर्मल पागल नहीं, बल्कि मैन ईटर्स थे, इंसान को मारकर खा जाने वाले। तभी एक पेशेंट रिपोर्टर के बालों को खींच लेता है, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे छुड़ा लेता है। रिपोर्टर को ये पता भी नहीं चलता कि उस पेशेंट ने उसके बालों से एक हेयर पिन चुरा ली थी। ये छोटी सी चोरी हॉस्पिटल में तबाही मचाने वाली थी। डॉक्टर उसको एक और सेल में ले जाता है, जिसमें हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट्स बंद होते हैं। तीन भाई, ये वो तीन भाई थे जो आगे चलकर वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में हजारों लोगों का शिकार करेंगे। 3 फिंगर, 1 आई और सॉ टूथ। लेकिन अभी वो छोटे थे, फिर भी इतने खतरनाक कि इन्होंने अपने ही शरीर के कुछ पार्ट्स काट कर खा लिए थे। डॉक्टर बताता है कि इनको कभी कोई दर्द महसूस नहीं होता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहकर डॉक्टर और रिपोर्टर सैनिटोरियम के बाकी पार्ट्स देखने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो लोग जाते हैं, वो पेशेंट जो हेयर पिन चुराता है अपने गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए समझ नहीं पाता कैसे खोले। तभी तीन भाई उससे हेयर पिन मांगते हैं और वो उनकी तरफ फेंक देता है। ये वही मोमेंट था जिसमें मौत का एक नया चैप्टर लिखा गया। तीन म्यूटेंट्स हेयर पिन का इस्तेमाल करके अपना गेट खोल लेते हैं और वो आजाद हो चुके थे। सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ आता है, उसको वो तीनों पकड़कर उसका मांस काट कर खाने लगते हैं। उसकी चीखें हॉस्पिटल में गूंजने लगती है। फिर वो सैनिटोरियम के बाकी सारे पागल पेशेंट्स को भी आजाद कर देते हैं। अब हॉस्पिटल एक मौत का भूल भुलैया बन चुका था। वो तीन म्यूटेंट्स उस रिपोर्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक टेबल पर बांध देते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ाया जाता है इतना कि उसके बॉडी का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है और वो शॉक से जलकर मर जाती है। लेकिन सबसे घिनौना हिसाब तो डॉक्टर का लिखा गया था। डॉक्टर एक इलेक्ट्रिक वायर से एक डोर से बंधा होता है। जैसे ही डोर खुलता है, उसके हाथ और पैर खींचने लगते हैं। वो म्यूटेंट्स मिलकर डोर खोल देते हैं और धीरे धीरे डॉक्टर के हाथ और पैर उसके शरीर से अलग होने लगते हैं। एक एक करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। वो तीनों म्यूटेंट्स ये सब करके मजे ले रहे होते हैं, जैसे ये उनके लिए एक गेम हो। फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ वेस्ट वर्जीनिया की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स सारा, केनिया, जेना, ब्रिजेट, लॉरेन, क्लारा, डैनियल, काइल और विंसेंट विंटर ब्रेक का फुल एंजॉय करने का मूड में होते हैं। क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, तो सब मिलकर स्नोमोबाइल राइड पर निकल पड़ते हैं। सबको काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन चलते चलते वो लोग इतनी दूर निकल जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं। रात भी हो चुकी थी और तभी बर्फ का तूफान उठने लगता है। अगर ये लोग वहाँ भटकते रहे तो वो मर भी सकते थे। तभी डैनियल को दूर एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो वही पुराना मेंटल असाइलम था। सब जान बचाने के लिए उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। सब अपनी स्नोमोबाइल्स बाहर छोड़कर अंदर एंटर करते हैं। वहाँ एकदम सन्नाटा होता है, लाइट नहीं होती और अंधेरा छाया होता है। वो अपने कॉलेज में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। लड़कियां एक जगह बैठकर बातें करने लगती हैं और तीन लड़के फायर प्लेस के लिए आग जला लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। जब थोड़ी देर बाद सबको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, तो वो जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक अजीब बात ये होती है कि पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी खून के दाग नहीं थे, ना कोई टूटी हुई चीजें थी। मतलब या तो ये जगह किसी ने साफ की है या फिर अब भी कोई यहाँ रहता है। एक्सप्लोर करते करते वो डॉक्टर के केबिन तक पहुंचते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो वहाँ की फाइल्स पढ़ने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये एक मेंटल असाइलम था, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स बंद थे, जो लोग इंसानों को मारकर खा जाते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ अब कोई नहीं रहता, तो वो लोग ज्यादा नहीं डरते। उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। बाहर वो तीन म्यूटेंट्स 3 फिंगर, 1 आई और सॉ टूथ अब भी जिंदा होते हैं। वो किसी आदमी की लाश को घसीट कर उसी हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे होते हैं। अंदर सब मजे ले रहे होते हैं। तभी विंसेंट जनरेटर ऑन कर देता है और पूरी बिल्डिंग में वापस लाइट आ जाती है। सब लाइट्स जल जाती है और अब ये जगह और भी स्कैरी लगने लगती है। पर स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि वो म्यूटेंट्स उन्हें छुप छुप कर देख रहे थे। सब हंसते नाचते दारू पी रहे होते हैं, लेकिन ये रात किसी के लिए आखिरी रात बनने वाली थी। सब लोग मस्ती करते करते एक ऑडिटोरियम तक पहुंच जाते हैं, जो एक पुराना थिएटर भी होता है। वहाँ उनको एक रील मिलती है, जिसे डैनियल अपने साथ ले जाता है और प्रोजेक्टर में लगाकर चला देता है। लेकिन जैसे ही रील स्टार्ट होती है, सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं जो डॉक्टर्स ने उन पागल पेशेंट्स पर किए थे। हॉरर और टॉर्चर देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। मूवी खत्म होती है तो सब अपने अपने रूम्स ढूंढकर सोने चले जाते हैं। विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हॉस्पिटल एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चलते चलते उसकी नजर एक उल्टा लटके आदमी पर पड़ती है। वो उसको आवाज लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। धीरे धीरे जैसे वो उसके करीब जाता है, तो उसको समझ आता है कि वो सिर्फ एक लाश है। विंसेंट तुरंत भागता है, लेकिन तभी एक बड़ा म्यूटेंट सॉ टूथ अचानक सामने आ जाता है और उसके सिर में एक बड़ा लोहे का कांटा घुसा देता है। विंसेंट की जगह पर ही मौत हो जाती है और म्यूटेंट उसकी बॉडी को
को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह सब लोग विंसेंट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उनका सामान भी अपनी जगह से गायब होता है। सबको लगता है कि शायद विंसेंट उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए सब 2 ग्रुप्स में पड़ जाते हैं ताकि उसे जल्दी ढूंढ सके। बाहर अब भी बर्फ का तूफान था और इस वजह से वहां से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। सारा, केनिया और जेना विंसेंट को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक जेल जैसा रूम मिलता है। अंदर जाकर पता चलता है कि यही वो जगह है जहां डॉक्टर्स ने पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वहां उनका मेडिकल इक्विपमेंट्स भी पड़ा होता है, लेकिन उन्हें विंसेंट नहीं मिलता। दूसरी तरफ डैनियल, ब्रिजेट और लॉरेन फर्स्ट फ्लोर पर विंसेंट को ढूंढ रहे होते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां म्यूटेंट ने विंसेंट का मर्डर किया था। वहां खून का एक बड़ा डब्बा होता है, जिसे देखकर सब एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जेना हॉस्पिटल के एक रूम में म्यूटेंट को देख लेती है। सॉटूथ विंसेंट की बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है और उसके दोनों भाई भी वहां आ जाते हैं। ये देखकर जेना चुपके से वहां से भाग जाती है और जाके अपने फ्रेंड्स को सब बता देती है। सब एकदम शॉक और डर में आ जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। सब भागते हुए ऑडिटोरियम पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक और हॉरर उनका इंतजार कर रहा होता है। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान का सर पड़ा होता है। तभी म्यूटेंट्स ऑडिटोरियम में एंटर करते हैं। सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट तब होता है जब म्यूटेंट्स क्लेयर को एक तारों वाले ट्रैप से फांसी पर लटका देते हैं। नीचे काइल उसे खींच रहा होता है, लेकिन उसके बॉडी का टेंशन इतना बढ़ जाता है कि उसका सर अलग हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। सब लोग स्नोमोबाइल्स की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई भी स्नोमोबाइल स्टार्ट नहीं हो रही। स्पार्क प्लग्स मिसिंग होते हैं और सबको समझ आ जाता है कि ये म्यूटेंट्स का काम है। लॉरेन डिसाइड करती है कि वो स्कीइंग करके यहाँ से निकल जाएगी और मदद लेकर आएगी, क्योंकि वो सबसे अच्छी स्कीयर होती है तो जल्दी पहुंच सकती थी। लेकिन लॉरेन को नहीं पता था कि जंगल में वो अकेली नहीं थी। लॉरेन हेल्प लाने के लिए स्कीइंग करते हुए तूफान में निकल चुकी थी और बाकी सब वापस मेंटल असाइलम के अंदर चले गए थे। उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे और अगर वो बाहर रहते तो म्यूटेंट से पहले ठंड से ही मर जाते। सब भागते हुए डॉक्टर के केबिन तक पहुंचते हैं और तुरंत अंदर से लॉक कर देते हैं। काइल सजेस्ट करता है कि बेसमेंट से कुछ वेपन्स ले आने चाहिए जो उन्हें एक्सपेरिमेंट रूम में दिखे थे। सब मान जाते हैं और काइल, डैनियल और सारा वेपन्स लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग वेपन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी एक म्यूटेंट उनके पीछे आ जाता है। वो जल्दी से एक रूम के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर के केबिन में छुपी 3 लड़कियां दरवाजे के पास कुछ आवाज सुनती है। तभी एक बड़ी सी ड्रिल सीधा दरवाजे के आर पार हो जाती है। ये ड्रिल बड़ा म्यूटेंट सॉटूथ चला रहा था जो अंदर घुसना चाहता था, लेकिन लड़कियां किसी तरह उसे वहां से भगा देती है। बेसमेंट में म्यूटेंट के चले जाने के बाद काइल और सारा जल्दी से वेपन उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डैनियल को म्यूटेंट पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन अब भी स्कीइंग करते हुए हेल्प लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूफान और भी इंटेंस हो चुका था। जब बाकी सब लोग वापस डॉक्टर के केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डैनियल उनके साथ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है म्यूटेंट किचन में, जहाँ डैनियल एक टेबल पर कटीली तार से बंधा होता है। वो अब भी जिंदा था। वो जोर जोर से चीख रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन म्यूटेंट्स उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बाकी सब डैनियल की चीखें सुनकर उसको बचाने का फैसला करते हैं। म्यूटेंट्स डैनियल को जिंदा ही काटने लगते हैं। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े निकाल रहे होते हैं। डैनियल इतने दर्द में होता है कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगता है। तभी काइल चुपके से अंदर आ जाता है और देखता है कि म्यूटेंट्स डैनियल का मांस काटकर मजे से खा रहे हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर म्यूटेंट्स डैनियल का लीवर निकाल कर खा जाते हैं और उसी मोमेंट पर डैनियल की मौत हो जाती है। बाहर आके काइल अपनी टीम को सब बता देता है और सब डिसाइड करते हैं कि अब इनसे रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। सब म्यूटेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इतना अच्छा काउंटर अटैक होता है कि म्यूटेंट्स भी डर के भाग जाते हैं। केनिया आगे आके उनके रास्ते में आग लगा देती है ताकि म्यूटेंट्स को सिर्फ एक ही रास्ता मिले, जेल के अंदर वापस जाने का। जैसे ही म्यूटेंट्स जेल के सेल ब्लॉक तक पहुंचते हैं, सब डोर बंद कर देते हैं और एक बार फिर उनको वहां लॉक कर देते हैं। जहाँ से मौत का खेल शुरू हुआ था वही म्यूटेंट्स दोबारा बंद हो चुके थे। काइल म्यूटेंट्स पर गुस्सा निकालना चाहता था। उसका बस चलता तो तुरंत उसको जिंदा जला देता। वो केरोसिन लाकर उन पर छिड़कने लगता है और लाइटर जलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेना उसे रोक लेती है। जेना समझाती है कि हाँ, ये म्यूटेंट्स मरने लायक है, लेकिन अगर काइल ऐसा करेगा वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर काइल अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है और उनको नहीं जलाता। सब डिसाइड करते हैं कि लड़कियां स्नोमोबाइल्स के स्पार्क प्लग्स ढूंढने जाएंगी और काइल जेल के पास रखवाली करेगा ताकि म्यूटेंट्स दोबारा भाग ना सके। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है, म्यूटेंट्स के पास अब भी वही हेयर पिन होती है जो उन्होंने 30 साल पहले चुराई थी। वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि काइल सो जाए। काइल थका हुआ था, इसलिए वहाँ बैठे बैठे सो जाता है। बस इसी पल का फायदा उठाकर म्यूटेंट्स हेयर पिन की मदद से जेल का लॉक तोड़ देते हैं और एक बार फिर आजाद हो जाते हैं।
जैसे ही वो छूटते हैं सबसे पहले काइल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां डॉक्टर के केबिन में थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और फिर एकदम से पूरी तरह चली जाती है। जेना काइल के पास देखने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। ये देखकर उसका दिल एकदम डर से कांप जाता है। उसको समझ आता है कि म्यूटेंट्स दोबारा से एस्केप कर चुके हैं और शायद काइल को मार दिया है। वो तुरंत वापस भागती है और बाकी लड़कियों को सब बताती है। सब डर से हिल जाते हैं। तभी एक छोटा म्यूटेंट उनकी तरफ आता है, लेकिन इस बार वो भागने की जगह लड़ने का फैसला करती है। वो सोचती है कि म्यूटेंट अकेला है और वो 4 लोग, साथ ही उनके पास अब कुछ वेपन्स भी हैं। सब लोग म्यूटेंट पर टूट पड़ती हैं। एक छुरा उसके शरीर में घुसा देती है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे उसके मुंह से कपड़ा हटाती है तो जो देखती है उससे उनका दिमाग एक पल के लिए जम जाता है। वो म्यूटेंट नहीं बल्कि कायल होता है। म्यूटेंट्स ने उसकी जीभ काट दी थी ताकि वो चिल्लाकर मदद न बुला सके और अब उसके अपने ही दोस्तों ने उसे मार दिया था। सब एक पल के लिए शौक में चले जाते हैं, लेकिन तभी सामने से एक और बड़ा डेंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। 3 म्यूटेंट्स एक बड़ी सी ड्रिल मशीन लेकर उनके सामने खड़े होते हैं और इस बार वो लोग सिर्फ टॉर्चर नहीं सीधा मौत देने आए हैं। म्यूटेंट्स हॉस्पिटल के एंट्रेंस लॉक कर चुके थे, इसलिए अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। 3 बची हुई लड़कियां एक दूसरा एग्जिट ढूंढने लगती है। जब उन्हें एक और डोर मिलता है तो वो उसके आगे एक बड़ी सी लकड़ी अटका देते हैं ताकि म्यूटेंट्स अंदर आने में थोड़ा टाइम लगाए। सारा एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बर्फ का ढेर लगा होता है। तूफान की वजह से बर्फ इकट्ठा हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी बर्फ हटाने लगती है। तभी म्यूटेंट्स डोर तोड़ने लगता है। सारा फाइनली बर्फ हटाकर बाहर पहुंच जाती है और एक एक करके बाकी लड़कियों को भी खिड़की से बाहर निकालने लगती है, लेकिन जेना लास्ट में फंस जाती है। जैसे ही वो निकलने वाली होती है म्यूटेंट्स उस पर अटैक कर देते हैं। एक म्यूटेंट अपनी बड़ी ड्रिल मशीन उसके अंदर घुसा देता है और जेना की वहीं चिल्लाते चिल्लाते मौत हो जाती है। सिर्फ सारा, केनिया और ब्रिजेट भागने लगती है, लेकिन म्यूटेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं और इस बार स्नोमोबाइल्स पर। एक म्यूटेंट ब्रिजेट को खींचकर अपने साथ ले जाता है और दूसरा केनिया को अटैक करके घायल कर देता है। सारा केनिया को उठाकर एक पेड़ के पास बिठा देती है क्योंकि वो अब भाग नहीं सकती थी। सारा अकेली ही ब्रिजेट को बचाने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक म्यूटेंट अपनी स्नोमोबाइल सीधा ब्रिजेट के ऊपर चढ़ा देता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं मर जाती है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि लॉरेन ठंड से मर चुकी है। वो रोड के एकदम पास थी, लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया। हिम्मत हारने की वजह से उसने वहीं दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ सारा और केनिया एक म्यूटेंट को एक लकड़ी से गिराने में सफल हो जाती है और उसकी स्नोमोबाइल लेकर जंगल से भाग जाती है। अब वो दोनों सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, बचना है। लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर की थी। जब वो फुल स्पीड में भाग रही होती है तभी अचानक उनकी गर्दन कट जाती है। म्यूटेंट्स ने रास्ते में एक कटीली तार लगा रखी थी जो उनकी गर्दन में फंस गई और दोनों वहीं मर गए। कुछ वक्त बाद एक म्यूटेंट आता है, उनकी लाशें उठाता है और उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगिनिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।